नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम इस समय आपके आवेदन भरे जा रहे हैं और अभी आपके पास लास्ट डेट भी है। लेकिन कई कैंडिडेट्स, चूँकि मैंने आपको पिछला भी एक वीडियो डाला था, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर वहाँ से देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको पूरी डिटेल बताई थी कि एसएससी एमटीएस का क्या जॉब प्रोफाइल होता है, क्या सैलरी है, कैसे आपको प्रमोशन मिलता है। लेकिन उसके बाद भी अभी भी कई कैंडिडेट्स बहुत कन्फ्यूज़न है, क्योंकि उनको आगे की तैयारी करनी होती है तो टाइम मिलेगा कि नहीं, इन सब चीज़ों को लेकर बहुत परेशान होते हैं। और भी आपके कई डाउट्स हैं, तो उन्हीं सब के लिए मैं आज आपको एक अभ्यर्थी हैं जो एमटीएस में वर्क कर रहे हैं, उनसे हम आपकी मुलाकात कराते हैं। तो पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप एमटीएस के पद पर चयनित हुए। अब आप अपना पूरा थोड़ा सा डिटेल बताइए कैंडिडेट्स को। सबसे पहले तो अपना एक संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम अभिषेक अवस्थी है, मूल रूप से रायबरेली का रहने वाला हूँ और एसएससी एमटीएस 2019 के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ सीजीडीए में और करंट में मैं पीसीडीए सेंट्रल कमांड लखनऊ में वर्किंग हूँ। और जैसे आप घर में अपने मतलब आप ही पे सारी वो जिम्मेदारियाँ हैं, या फिर घर में कोई और भी जो सरकारी नौकरी में है, किसी से आपको प्रेरणा मिली, कुछ ऐसा भी हो तो बताइए। तो अपने बैकग्राउंड के बारे में भी थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। स्टार्टिंग से ही चूँकि गांव में घर था तो 12th तक एजुकेशन गांव में हुई। उसके बाद ग्रेजुएशन 2016 से लेकर 2019 में हुआ। इसी दौरान इलाहाबाद जाना हुआ और वहाँ पर अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी थी। और साथ में चूँकि जो आप बताई कि मोटिवेशन और बैकग्राउंड से जो हमें कुछ इंस्पिरेशन मिली, तो वो तो बेशक हमारे घर में मम्मी पापा, हमारे कुछ रिलेटिव, कुछ करीबी लोग, वो हमेशा एक कांस्टेंट मोटिवेशन रहते ही हैं। तो वो सब बात थी। उसके साथ ही चूँकि बैकग्राउंड हमारा एक बड़ा फैक्टर होता है कि हम आगे क्या कुछ कर सकते हैं, वो एक इंस्पिरेशन रहता ही है। उसके साथ ही जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो कोई फिक्स टारगेट नहीं रहता है, क्योंकि जानती गांव से जब एक बच्चा आता है तो उसके पास बहुत सारे विकल्प नहीं रहते कि नहीं हमें कोई फिक्स प्रिपरेशन करनी है या हमारा कोई फिक्स टारगेट है। हमारा पहला टारगेट होता है कहीं पर जॉब ले ली जाए। तो रही बात प्रिपरेशन की, प्रिपरेशन तो जब प्रिपरेशन के लिए इलाहाबाद गए तो वो एसएससी के लिए ही किए। साथ में जो भी वनडे एग्ज़ाम्स होते थे सारे एग्ज़ाम्स देने ही रहते थे। एसएससी में एसएससी एमटीएस भी अप्लाई किए, सीएचएसएल भी किए, सीजीएल भी एक बार दिए। तो इस तरह से प्रिपरेशन, और चूँकि सिलेक्शन जहाँ हो गया पहले वहीं ज्वाइन कर लिया और अब वर्किंग में है इस टाइम। थोड़ा सा आप अभिषेक जी अपनी थोड़ा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बताइए, क्योंकि कैंडिडेट्स एमटीएस को लेकर बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि अब मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ तो ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं। थोड़ा सा अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताएंगे तो उनको भी थोड़ा डिसीजन लेने में शायद आसानी होगी कि किस तरह के लोग वहाँ आ रहे हैं, क्योंकि एक मन में रहता है ना कि किस तरह के बच्चे हैं। तो आप बताइएगा कि आपके साथ वर्क कर रहे होंगे तो वो सब की लगभग क्वालिफिकेशन क्या होती होगी इस समय। ये देखिए, बिल्कुल एक बड़ा मुद्दा रहता है, क्योंकि आजकल आप देखे होंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा है। बच्चे कई सारी डिग्रियां लेने के बाद भी परेशान रहते हैं, उनको एक सेटल्ड जॉब नहीं मिलती है कि वो एक कांस्टेंट सोर्स हो उनकी इनकम का। प्राइवेट जॉब करते हैं लोग तो इनसिक्योरिटी रहती है और कई सारे इशू होते हैं। इस वजह से गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज़्यादा बच्चे अट्रैक्ट हो रहे हैं, खासकर वो जो लोअर मिडिल क्लास के हैं और एक ग्रामीण तबके से बिलोंग करते हैं। तो बिल्कुल वो इशू रहता है। हाँ, रही बात इसकी कि जो हमारे कलीग्स हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं और वो कैसा फील कर रहे हैं इस समय जॉब करने, तो मैं बताऊंगा। मेरे साथ यहाँ करीब 6-7 लड़के आए थे जो मेन ऑफिस में ज्वाइन किए थे, प्रिंसिपल कंट्रोल ऑफ डिफेंस अकाउंट सेंट्रल कमांड में। तो हर एक लड़का मेरे साथ भी, मतलब मैं खुद भी और हर एक जितने भी ज्वाइन किए, हर कोई कहीं किसी न किसी अदर हायर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है। जैसे कई लोग हैं हमारे साथ के सीजीएल में सिलेक्टेड हुए हैं, कोई पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहा है, कोई सीएचएसएल में फाइनली सिलेक्टेड है और ज्वाइनिंग होनी। तो इस तरह से तो हर एक लड़का जो आया है तो वो बस इसलिए ज्वाइन कर लिया क्योंकि उसके पास और कोई सोर्स नहीं था। इसके आगे प्रिपरेशन बिल्कुल जारी है। और हाँ, एक बात और है, जैसे कई बार होता है कि हमारे पास वर्कलोड और कई सारे इशू हो जाते हैं कि हम एक बार ज्वाइन करने के बाद फिर अपनी प्रिपरेशन आगे कैसे जारी रख सकते हैं या रख पाएंगे या नहीं, ये भी इशू है। उसके लिए ये बताना है मुझे कि सबसे पहले तो आप जब भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन के दौरान
अपना 100% दीजिए कि हम कितना हायर पोस्ट पे जा सकते हैं। उस दौरान आप थोड़ा सा भी कम से कम खुद के प्रति ऑनेस्ट रहिए कि हमारा जो टैलेंट है, हमारी जो स्ट्रेंथ है, अनयूटिलाइज्ड ना रहे। बाद में हमें उसका अफसोस ना हो कि हमारे पास स्ट्रेंथ थी और हम ये नहीं कर पाए। तो जब तक हो सके आप अवॉइड करें कि हम एक छोटी जॉब ना करें, मेरा पहली सलाह यही है। और मान लीजिए कि कंडीशन वैसी हैं कि आपको करना पड़ता है, तो उस टाइम भी आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जल्द से जल्द हम इससे निकलें। जैसे हम लोग भी अभी यहाँ कर रहे हैं, तो कभी भी ये नहीं सोच के किए हैं कि नहीं बस अब यहीं रहना है या ऐसा कुछ। हमेशा टारगेट ये रहा है कि इतनी जल्दी से हम यहाँ से और कुछ एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर ले जाएं और अदर जगह पर कहीं यहाँ से हायर जो भी जॉब मिले हमें उसके लिए प्रिपेयर करें और जल्दी से जल्दी सेलेक्ट होकर ज्वाइन कर लें। और रही बात इसकी कि इस दौरान टाइम मिल पाता है या नहीं, तो उसमें कई बार फैक्टर करता है कि आप फाइनली सिलेक्शन के बाद किस डिपार्टमेंट में जाते हैं, उस डिपार्टमेंट का वर्किंग कल्चर क्या है और वहाँ प्रमोशन के क्या एस्पेक्ट्स हैं। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा आपको कि एसएससी में चूँकि रैंक के बेसिस पे, एसएससी एमटीएस में स्पेशली रैंक के बेसिस पे आपको कोई डिपार्टमेंट नहीं मिलना होता है। यहाँ पर एक फार्मूला चलता है, राउंड रोबिन फार्मूला, जो इस तरह से काम करता है। मैं थंब रूल बताता हूँ आपको कि मान लीजिए कि 10 डिपार्टमेंट ने अपनी अध्याचन भेजा कि मुझे इतने इतने कैंडिडेट चाहिए सिलेक्शन के लिए एसएससी एमटीएस में, और टोटल उस रीजन में 10,000 लड़की, 10,000 नहीं 1,000 मानिए 1,000 लड़के सेलेक्ट होते हैं, और उस रीजन से 10 गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं जिन्होंने अपना अध्याचन भेजा है। तो वहाँ पर होता क्या है कि 1 से 10 तक सीरियल लिख दिया जाता है सारे ऑफिसेज का। उसके बाद फिर 1 से लेकर, जैसे 1000 लड़के सेलेक्ट हुए तो 1 से लेकर 10 तक, फिर 11 से लेकर 20 तक, फिर 21 से लेकर 30 तक, 31 से लेकर 40, ऐसे फाइनली उसको लिखते जाते हैं। और आप देखेंगे कि ऐसे में होगा क्या कि जो पहला डिपार्टमेंट है उसको फर्स्ट रैंक वाला, फिर 11th रैंक वाला, फिर 21st और 31st ऐसे मिलेगा। तो यहाँ पर रैंक बहुत मायने नहीं रखती, उसमें कई बार आपका लक काम कर जाता है कि कोई अच्छा डिपार्टमेंट मिल गया। आप देखेंगे कि इसमें कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर सिलेक्शन के प्रमोशन के बहुत कम एस्पेक्ट्स हैं, और कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ आपको 3 साल बाद लेवल 4 या लेवल 5 इस तरह से आप पहुँच सकते हैं इंटरनल एग्ज़ाम दे करके। तो एक बड़ा फैक्टर होता है, वहाँ पर हम कहेंगे कि लक ही काम करता है। और मुझे बहुत खुशी तो नहीं होनी चाहिए चूँकि पोस्ट वही है, तो लेकिन तब भी खुशी ये है कि एक अच्छा डिपार्टमेंट मिला। यहाँ पर भी अगर हम अदर कहीं जगह सेलेक्ट नहीं होते हैं तो कम से कम 3 साल बाद मेरे पास चांस रहेगा ऑडिटर तक पहुँचने का। उसके बाद फिर इंटरनल एग्ज़ाम देते देते तो जहाँ तक भी आप जा सकते हैं, मतलब वो आपकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है कहाँ तक जाना चाहते हैं, फिर वो आप पहुँच सकते हैं। तो देखिए, जैसे दोस्तों इन्होंने बताया रैंक बहुत ज़्यादा मैटर एमटीएस के एग्जाम में नहीं करती है, क्योंकि उन्होंने बताया कि 1 से लेकर 10 तक, फिर 11 से, मतलब ऊपर की पोस्ट जो होती हैं वो टॉप रैंकर्स को उस हिसाब से नहीं मिलती जैसे आप किसी और एग्जाम में शायद जाके देखते होंगे कि टॉप रैंकर्स को उनकी प्रायोरिटी हिसाब से मिलती है। यहाँ पे ऐसे बिल्कुल नहीं होता है, लक शायद ज़्यादा फैक्टर है यहाँ पे। दूसरी चीज़ जैसे इन्होंने आपको बताई ये भी कि देखिए एमटीएस में जैसे डिपार्टमेंट इनका जो है वो सीजीडीए है, ठीक है, पीसीडीए सीसी यहाँ पे हैं। तो जैसे इनको जो मिला, इनका डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, 3 साल में प्रमोशन भी हो जाता है, और उसके बाद आप जो भी आपके इंटरनल एग्जाम है आप एग्जाम करिए, गजटेड ऑफिसर से लेकर सब बन जाएंगे। लेकिन कई जगह ऐसा नहीं होगा। तो आगे भी अगर आपको, जैसे आपका सिलेक्शन होता है जब एनटीएस में, उसके बाद आपको कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, आपको पूरा गाइड करेंगे कि कौन सा आपको अगर प्रायोरिटी मांगते हैं, क्या करते हैं, तो आप क्या भरिएगा, पूरी हेल्प करेंगे उसमें। बाकी देखिए आप थोड़ा ये बता दी, जैसे कई कैंडिडेट्स होते हैं जिनका, वही आपने जो बताया कि फाइनेंशियल उतना वो नहीं होता, उनको ये होता है कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो आप थोड़ा सा ये बताइए एक तो कि पूरा प्रोसेस बता दीजिए कि आजकल डिस्क्रिप्टिव वगैरह जो होता है, तो प्री से लेकर मेंस पूरा उनका प्रोसेस, कि जिससे कि उनको पूरी हेल्प मिल जाए, कौन सी बुक से कैसे पढ़ना चाहिए प्रॉपर, कि सिलेक्शन एकदम कंफर्म हो ही जाए। एक गवर्नमेंट जॉब जैसे आप भी बता रहे हैं बहुत खुशी नहीं होती, लेकिन एक आपको पता है इतना अनएम्प्लॉयमेंट इस समय चल रहा है, बीटेक एमटेक सब करके कैंडिडेट्स, उनको ये है कि बस एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, चाहे ग्रुप डी की भी आप देख रहे हो, ग्रुप सी की देख रहे हो, एएलपी की देख रहे हैं, सब जगह सब हाईली क्वालिफाइड जा भी रहे हैं। और बात यही है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, सिक्योरिटी की वजह से
सब गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर भी कर रहे हैं। जब से कोरोना वगैरह आया तब से तो और ज़्यादा लोगों के मन में थोड़ा डर भी हो गया है। तो थोड़ा सा ऐसे बताइए कि जो कैंडिडेट्स पढ़ें तो हाँ एक गवर्नमेंट जॉब हो जाए कि अच्छा ये सिक्योर हो गई, पूरा प्रोसेस बता दीजिए प्री से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक का। देखिए, प्री के लिए मुझे लगता है आप अगर एसएससी के एक सेंसिबल कैंडिडेट हैं, आप अच्छे से डेडिकेटेड हैं, तो एसएससी एमटीएस के लिए आपको बहुत कुछ स्पेशली नहीं पढ़ना। अगर आप एसएससी के एक डेडिकेटेड कैंडिडेट हैं, ये एक शर्त है। और डेडिकेटेड कैंडिडेट हैं तो आप जानते ही होंगे, इंग्लिश के लिए आप नीतू सिंह हैं और इनकी एमबी की प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस आते हैं, आप उनका अगर अच्छे से रिवीजन कर लीजिए तो चूँकि इस समय पैटर्न देख रहे हैं सारा रिवाइज आ रहा है, सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर ही आ रहे हैं, तो इंग्लिश के लिए ऐसे होगा। मैथ के लिए आप राकेश यादव और अभिनय सर हैं। राकेश यादव का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, इनकी लाल किताब आप लोग जानते होंगे, काफ़ी फेमस है, तो एसएससी एस्पिरेंट्स के बीच, तो वो सब आप पढ़ते रहिए। मेन फैक्टर आपका इंग्लिश और मैथ ही होता है, तो इंग्लिश मैथ अगर आप मजबूत रखते हैं, उसके साथ इंग्लिश मैथ मजबूत है, आपकी रीजनिंग भी ठीक ठाक ही होगी। और रही बात जीएस की, तो जीएस के लिए थोड़ा बहुत आप 1-2 घंटे अपने उस शेड्यूल में से निकालिए कि उसको फ्री टाइम जब भी मिले आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। एक साथ में करंट का भी, चूँकि उस 25 क्वेश्चन में देखते होंगे कि करीब 8 से 10 क्वेश्चन करंट से रिलेटेड आ जाते हैं, तो उसके लिए भी आप रेगुलर दिन में करीब 10-15 मिनट कोई एक चैनल पकड़ लीजिए जो डेली का करंट पढ़ाता, और रेगुलर अगर आप 5-6 महीने ऐसे करेंगे तो बहुत मुश्किल नहीं। मैंने देखा है एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम नहीं कि आप उसके लिए फोकस्ड होके प्रिपेयर करेंगे। आप अगर एसएससी सीजीएल सीएचएसएल प्रिपेयर कर ही रहे हैं तो एसएससी एमटीएस ऐसा एग्ज़ाम कि आराम से आप क्वालिफाई हो जाएंगे। प्री क्वालिफाई हो जाने के बाद अगर डिस्ट्रीब्यूटिव बात करेंगे तो वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जैसे प्री 100 नंबर का होता है और क्वालिफाइंग नेचर में ये 50 नंबर का होता है, जिसमें आपको 50% जो भी क्राइटेरिया हो क्वालिफाई करना होता है, वो कैटेगरी वाइज अलग है। तो आराम से उसमें आप 50 में 25-30 मार्क्स 35 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं। बहुत बड़ा हमें नहीं लगता कि एक चैलेंज होगा लोगों के लिए, क्योंकि जो भी लड़का इस समय प्रिपेयर कर रहा है तो इतना राइटिंग स्किल आ सकता है। रही बात उसमें पूछा क्या जाता है, तो उसमें आपको लेटर और एसे दोनों में से ऑप्शन रहता है, आप कोई एक लिख सकते हैं। तो उसमें भी आप अगर करंट इश्यूज़ के 8-10 अच्छे टॉपिक उठा लेंगे तो आपको एसे का वो टॉपिक मिल जाएगा। और अगर लेटर लिखना चाहेंगे तो मुझे लगता है लेटर अच्छा होता है लिखना, क्योंकि आपके पास 30 मिनट का टाइम होता है और उसी टाइम में चूँकि उसका फिक्स्ड फॉर्मेट होता है, आपको मैटर मिल जाता है, वही आपको बस उसमें रख देना है। तो लेटर मैं चाहूँगा कि आप प्रीफर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, उसमें मार्क भी आपको अच्छे मिल जाएंगे, 35-30 आसानी से मिल सकते हैं। लेटर के लिए आप जानते हैं कई सारे फॉर्मेट हैं, हम कई बार ऑफिशियल लेटर लिखते हैं, रिलेटिव्स को लिखते हैं, तो डेमी ऑफिशियल लेटर्स होते हैं। इन सब का अगर एक एक फॉर्मेट आप अच्छे से थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ लिए तो बहुत मुश्किल नहीं है। और वो सब आपको अभी से नहीं ज़रूरत है, मुझे लगता है प्री का रिजल्ट है आराम से 2-4 दिन में, उसको 2-4 दिन में आप आराम से कर सकते हैं। वो ऐसा कुछ नहीं, डिस्क्रिप्टिव के लिए अभी से बहुत कुछ परेशान नहीं होना। आप अभी एमटीएस तो दे ही रहे हैं, साथ में जैसे सीजीएल एग्ज़ाम आने वाला है, सीएचएसएल हैं, तो इन सब के लिए प्रिपेयर करिए। जब रिजल्ट आए तो 2-4 दिन की डिस्क्रिप्टिव के लिए बहुत कुछ, एमटीएस में तो हमें नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस पर फोकस्ड होने की। आराम से रिजल्ट के बाद 2-4 दिन में वो हो जाएगा। चलिए देखिए, जिन्होंने जैसे बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इस समय आ रहे हैं, तो आपको पहले तो अपना वही काम, जैसे मैंने आपको हर एग्जाम के लिए बताया है कि प्रीवियस ईयर पहले लगा लीजिए, उससे आपको ये पता चलता पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके बाद वही प्रैक्टिस सेट अपनी जितनी ज़्यादा मैक्सिमम हो लगा सकिए लगाइए। और अगर आप सीएचएसएल और बाकी सबकी तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल इन सब की, तो एमटीएस देखिए निकालना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। और बाकी वही आपको जैसे उन्होंने सलाह दी, मैं भी यही सलाह दूंगी आप सभी को कि आप स्टिक मत होने की सोचिए कि अच्छा एमटीएस से ही प्रमोशन लेना है या क्या करना है। अगर आगे भी आप निकाल पाइए तो ज़रूर निकालिए जॉब। अब आप थोड़ा सा बता दीजिए कि सैलरी वगैरह क्या है, होम अकोमोडेशन मिलता है कि नहीं, ठीक है, वर्क प्रोफाइल क्या है, क्या काम करना पड़ता है, क्योंकि सब किसी भी जॉब में जाने के पहले सब यही सोचते हैं कि घर मिलेगा कि नहीं हमें, और सैलरी कितनी होगी, क्या काम होगा वहाँ पे, नेचर क्या होगा वर्क का, और टाइमिंग वर्किंग आवर्स बता दीजिएगा। अगर आपको ये भी पता हो कि आपके यहाँ क्या है, अलग है, बाकी सब जगह अलग होता है, थोड़ा वो भी बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए मैंने जैसे सबसे पहले कहा था आपसे कि इसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है। तो जैसे मुझे सीजीडीए मिला है, तो यहाँ पर
एकोमोडेशन का बड़ा इशू नहीं, आराम से मिल जाता है लोगों को, चूँकि इनका लगभग 100% एकोमोडेशन का प्रयास करते हैं सब जहाँ भी रहते हैं। और सैलरी की बात है तो सैलरी आप जानते हैं लेवल 1 में 18,000 बेसिक पे होता है। तो इस समय चूँकि DA 34% तो आपको 26 to 27,000 आपका नेट पे बन जाता है NPS कटने के बाद। वैसे ग्रास पे तो 32-34 ऐसे बन जाता है लखनऊ जैसी सिटी के लिए। वाई और स्पेशल कैटेगरी सिटी है, क्योंकि यहाँ TPTA भी स्पेशल मिलता है, तो इस वजह से मेरा इस समय करंट का तो 26,000 से ऊपर बन रहा है और ग्रास पे 32-33,000 है। तो ये एक ऐसा पे है कि आप अगर चाहेंगे तो अपना खर्च निकाल सकते हैं, घर के लिए भी थोड़ा कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिर से आपको सलाह देता हूँ कि आप इतने से कभी भी संतुष्ट ना होइए, कभी सेटिस्फाई ना होइए, अपने को सेटल ना समझिए। क्योंकि आपको रूम मिल जाएगा, आपको रहने का अच्छा 1 BHK मिल जाएगा रूम। CGDA की अगर बात करें, सारी व्यवस्थाएं रहेंगी, ऑफिस भी रहेगा, आपको कैंटीन की सुविधा मिलेगी। आप सोचेंगे कि चलो लाइफ तो अच्छी चल रही है, बहुत कुछ नहीं ज़रूरत है आगे स्ट्रगल करने की। लेकिन ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि आप में जितनी स्ट्रेंथ है उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे तो ज़िंदगी भर का पछताना हो जाएगा। कभी भी सेटल ना समझिए, जहाँ भी जाइए। अभी स्टार्टिंग में चूँकि जब आप 25 तक एज चूँकि मैक्सिमम इसमें लेते ही हैं, तो 25 तक एक ऐसी एज है आप जो चाहें सो कर सकते हैं। तो कभी सेटल होने का ना सोचिए कि नहीं बस हमें इतना पे मिल रहा है, एकोमोडेशन मिल गया है, अच्छा शहर मिल गया है तो बस सब बढ़िया है। वैसा कुछ नहीं है। आप हमेशा ट्राई करिए कि कितना बेहतर हम कर सकते हैं, और ट्राई करते रहिए हमेशा, बस यही कहना है मेरा। अब जैसे अपने डिपार्टमेंट का आप और किसी का तो शायद मतलब आप बता रहे हैं सब जगह अलग अलग है, अपने डिपार्टमेंट का जहाँ पे आप हैं तो वहाँ का थोड़ा सा प्रमोशन वाला भी बता दीजिए मुझे कि कितने दिन में क्या प्रमोशन का है। वैसे तो अभी आपने बताया है, लेकिन फिर थोड़ा सा एक बार बता दीजिए कि प्रमोशन का एग्जैक्टली कैसे होता है, कि 3 साल में क्या बने, फिर उसके बाद क्या, जितना आपको पता हो कहाँ तक जा सकते हैं। देखिए यहाँ CGDA में क्या है कि जब आप ज्वाइन करते हैं उसके 3 साल बाद, चूँकि ये खुद डिपार्टमेंट में ही होता है, एडमिन में ऐसा रहता है कि हर ये देखते हैं कब हमारा नया बैच आया था, उसके करीब 3 साल बाद ये खुद ही MTS टू क्लर्क या फिर ग्रेजुएट M2S टू ऑडिटर इसका एग्ज़ाम करवाते हैं, जिसको SAS कहते हैं, सबऑर्डिनेट अकाउंटिंग सर्विसेज एग्ज़ाम होता है इनका। तो उसको क्वालिफाई कर लेंगे, क्वालिफाइंग नेचर होता है, क्योंकि वैकेंसी उतनी पर्याप्त रिजर्व रखते हैं MTS के लिए कि हमें इतना प्रमोशन से ही भरना है। और चूँकि नए लड़के आते हैं, क्वालिफाइड रहते हैं, तो ज़्यादातर तो 3 साल तक हमें नहीं लगता कि रुकता होगा कोई। लेकिन मान लीजिए कोई रुक जाता तो ये सब ट्राई करते हैं कि जो भी बचा है इसको हम प्रमोट करके ऑडिटर कम से कम बना ही दें। तो ऐसा है। और हाँ, पिछली बार हम भूल गए थे, आप जॉब प्रोफाइल के बारे में पूछे थे, वो मिस कर दिए थे। तो जॉब प्रोफाइल की बात क्या है कि देखिए MTS पोस्ट है, आपको ज़्यादातर फाइलों को इधर से उधर ले जाना, इस सेक्शन से उस सेक्शन ले जाना, हायर अथॉरिटी के पास ले जाना, आप अपने सेक्शन से सेक्शन ऑफिसर से मान लीजिए GO तक ले जाना है फाइल, फिर वहाँ से लाना, अटेंडेंस का इधर से उधर करना रजिस्टर, थोड़ा सा तो ये काम हो गया जो बंडल टास्क करना है आपको। उसके साथ अगर आपके सेक्शन में कुछ सेंसिबल लोग हैं, आपकी एलिजिबिलिटी को जानते हैं, तो वो हमेशा प्रयास करते हैं कुछ अच्छा काम दे दीजिए। जैसे कई बार हमें ही लेटर टाइप करना हो गया या कुछ और भी, कई बार टास्क होल्डर नहीं है तो उसका टास्क दे दिए कि चलो आप ये कर लो, ये एंट्री करनी है ऑफिस वर्क, तो कुछ कई बार ऐसे काम भी करने पड़ते हैं। हालांकि वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसा कि CGDA के बारे में स्पेशली हम अगर बात करते हैं। अदर डिपार्टमेंट से क्या है कि हमने बताया कि कई बार उसमें लक आपको काम करता है, तो अच्छा डिपार्टमेंट मिल गया तब तो अच्छा है, अदरवाइज़ तो हमें नहीं पता। हालांकि हमें जो भी मिला है सही है, उसको बहुत बुरा नहीं कह सकते, ठीक ही चल रहा है। जैसा कि आपने देखा कि वर्क में ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो आपके पास, और आपको देखिए ऑफिशियल वर्क से लेकर सारे काम करने पड़ते हैं अगर आप MTS के पद पर चयनित होते हैं तो दोस्तों बस आगे इनसे यही एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि आप ये बताइए कि आगे जैसे आप भी अभी, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा आप भी सेटिस्फाइड नहीं हैं और आप भी यही बात कह रहे हैं बार बार कि 2019 में आपकी मतलब आप सिलेक्शन वाले हैं, तो आपका 1-1.5-2 साल हो गया होगा यहाँ पे, तो अभी क्या है आगे जैसे आप पढ़ाई करने का आपको टाइम मिल जाता है, क्या है वो भी थोड़ा बता दीजिए। बिल्कुल सही बात पूछी। बैकग्राउंड भी हमें बताना चाहिए था, स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा भूल गए। बताना ये था कि 2020 में ही हमारा सिलेक्शन हो गया था। NYKS आप लोग जानते होंगे, नेहरू युवा केंद्र संगठन, उसमें MTS की पोस्ट पर करीब हम फरवरी 2020 से
इधर अगस्त 2021 तक करीब 1.5 साल काम किए हैं। और वहाँ चूँकि घर से दूरी थी, डिस्टेंस ज़्यादा थी, और यहाँ का डीवी और ज्वाइनिंग लेटर जब आया मुझे लखनऊ मिल गया। रायबरेली से लखनऊ करीब हमारे घर से 50 से 60 किलोमीटर है, तो हमने सोचा कि चलो वहाँ रिजाइन करके यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं, तो यहाँ ज्वाइन कर ली। और उसके बाद जैसे यहाँ पर आने के बाद हम प्रिपेयर करते ही रहते हैं, चूँकि वहाँ पर भी थे तो प्रिपरेशन तो स्टार्ट ही थी। पिछले 2 साल से करीब वर्किंग है, तो मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा मुश्किल होता है। आपको एक रेगुलर सोर्स हो जाता है कि चलो इतना आ रहा है, आपका 25-26 हज़ार मिल रहा है लगातार, तो थोड़ा सा खुद को मोटिवेट रख पाना मुश्किल होता है। लेकिन तब भी मैंने बताया कि कभी भी सेटल ना होइए, और जब तक आप में स्ट्रेंथ है उसको अगर यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे तो बहुत मुश्किल होगी, आपको बाद में अफसोस होगा। तो उन सब से बचने के लिए लगातार ट्राई करते रहिए। कुछ टाइम जो मिल जाता है आपको वर्किंग है और आप गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड हैं, इसका मतलब है आप उन लड़कों से तो बेहतर हैं ही जो नहीं सिलेक्टेड हैं। तो नहीं सिलेक्टेड हैं तो कुछ तो प्लस पॉइंट आपको पहले से ही क्लियर होते हैं, आपकी स्टडीज़ इसका मतलब है मजबूत हैं। तो अगर गवर्नमेंट जॉब में रहने के बावजूद आप 4 से 5 घंटे भी डेडिकेटेड होकर दे पाते हैं, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ आप उन सब से बेहतर हो जाएंगे जो जॉब में नहीं और 12 घंटा पढ़ते हैं। आपका वो 5 से 6 घंटे ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा उस 12 घंटे से, तो बहुत बड़ा इशू नहीं होगा। बस आपको ये करना है कैसे मैनेज करके करीब 4 से 5 घंटे निकाल लेने। और कोई भी जॉब आप, हमें नहीं लगता कि इसमें रह के क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, हर कुछ कर सकते हैं। बस बात है कि आपका डिटर्मिनेशन क्या है, आप कहाँ तक सोच पाते हैं, आपका टारगेट क्या है, और उस टारगेट को फिक्स करके एक प्लान बनाते हैं, उस प्लान को कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। ये बात है जो मुझे लगता है कि मेन पॉइंट रहने वाला कि आप कहाँ तक पहुँच पाएंगे। बस तो देखिए दोस्तों, जैसा कि बताया इन्होंने अभी कि आपको बस टाइम भी मिल जाएगा, सब रहेगा अगर आप जॉब ज्वाइन करते हैं। देखिए ये तो काफ़ी साल से बता रहे हैं कि 2-3 साल हो गए इनको जॉब करते हुए, लेकिन आपको मैं बहुत बड़ी खुशखबरी बताना चाहती हूँ अभिषेक जी के लिए कि देखिए इन्होंने अभी तक जैसे बार बार बता रहे हैं ना, तो सच में इन्होंने अपने आप को अभी भी सेटिस्फाइड कभी नहीं किया। क्योंकि 30-35 हज़ार आपको पता है अगर मिल रही है सैलरी तो वो बहुत सही होती है, आपको पता है। और आजकल के जिस टाइम में जहाँ किसी को कुछ नहीं मिल रही है, वहाँ अगर 30-35 मिल रहा है, आपको हाउस एकोमोडेशन मिल रहा है, जो बताया इन्होंने ऐसे ये CGDA में है, तो यहाँ इनको कैंटीन की भी सुविधा है, कैंटीन से भी सब सामान मिलता है। बाकी आर्मी की और भी जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो सब इन्हें मिलती है। यहाँ पे मूवी हॉल वगैरह, मतलब हर चीज़ डेडिकेटेड होती है इसके लिए, आर्मी वालों के लिए हर चीज़ स्पेसिफिक है। और एक जानते हैं जैसे MTS है, कुछ भी है, लेकिन एक आप वही जो बात बता रहे हैं कि कई कैंडिडेट जो तैयारी कर रहे हैं उनसे अगर आपका सिलेक्शन आता है वैसे भी ऊपर हो जाता है। फिर आपको इतने यहाँ पे CGDA के कार्ड हैं, कैंटीन कार्ड है इनका, और भी कई फैसिलिटी, टोल वगैरह में भी कई चीज़ें, मतलब आपको वो पर्क्स तो शायद जब आप जॉब में आ जाएंगे तो आप किसी भी लेवल पर रहेंगे आपको पता चल जाएंगे। तो वो सब चीज़ें अगर मिलने लग जाती हैं, उसके बाद क्या होता है आपको पता है कि एक जॉब के बाद मिलने के बाद एक तुरंत आपका डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। फिर ये होता है कि चलो घूम लेते हैं, चलो आज ये कर लेते हैं। लेकिन आपको बताना चाहूँगी अभिषेक जी, जैसे बार बार क्योंकि आपको यही मोटिवेट कर रहे हैं, तो मैं भी आपको हमेशा अपने चैनल के माध्यम से यही बताऊंगी, कभी भी आप सेटल मत होइए किसी चीज़ में। जितनी आपकी कैलिबर है, जब तक उम्र है तब तक कर लीजिए, क्योंकि अगर एक बार वो चली जाएगी ना, फिर आप पूरे जीवन खाली सोचेंगे कि हमने तैयारी नहीं की। तो आपको बताना चाहूँगी कि वैसे तो ये डेडिकेशन इनका अभिषेक जी का अभी UP PCS वगैरह के लिए है, और मैं एकदम मतलब बेस्ट विशेस भी हैं मेरे साथ इनके लिए। और ये भी कहना चाहूँगी इनका होगा भी, क्योंकि जिस डेडिकेशन से ये अभी भी काम करते हैं, मतलब मैं इनको पर्सनली भी जानती हूँ, ये यहीं पे रहते भी हैं पास में ही, पर्सनली इनको जानती हूँ। तो जिस डेडिकेशन से ये अभी भी सब कुछ छोड़ के अपना, जैसे पहले तैयारी करते थे उस समय जैसे इनका डेडिकेशन था, सेम डेडिकेशन जॉब के बाद भी है। वही जैसे इन्होंने कहा, जॉब से घर आओ, फिर 4 से 5 घंटे पढ़ो। तो आपको ही पता है, फिर आप जो 12 घंटे रोज़ पढ़ता है, आपको पता है उनका बीच में 2-3 घंटा कभी किसी दिन कुछ हो गया छूट जाता है। लेकिन अगर आप डेली 4-5 घंटे भी पढ़ेंगे आने के बाद अपने ऑफिस से, तो भी आपका सिलेक्शन बिल्कुल कन्फर्म है। और अभिषेक जी बार बार कह रहे हैं, तो ये खुद इसका उदाहरण भी हैं, क्योंकि इन्होंने अभी हाल में ही इलाहाबाद हाईकोर्ट का RO की परीक्षा हुई थी, अगर आप सब जानते होंगे, उसमें इनका सिलेक्शन हुआ है। और आपको ये भी पता होगा शायद उसमें बहुत करप्शन, बहुत चीज़ें सब दिखी थी, लेकिन अभिषेक जी का खुद की मेहनत पे, खुद के उस पर हुआ था। क्योंकि कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे मतलब कुछ भी आप जो समझ रहे हैं जो बात हो। तो फिर बस मैं अभिषेक जी को यही कहना चाहूँगी कि बहुत बहुत बधाई हो, आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी हो गया है, अब आप वहाँ पे सीधे पहुँच गए हैं। और बाकी इन्होंने देखिए जब से मतलब स्टार्टिंग की 2020 से, तब से स्ट्रगल देखिए, इनका स्ट्रगल तो रहा ही होगा, क्योंकि बैकग्राउंड ऐसा नहीं था फैमिली का कि बहुत ऐशो आराम और वैसा समझ रहे हैं आप। पढ़ाई के लिए भी इन्होंने हमेशा बाहर रहे, अपने मदर पेरेंट्स से बाहर रहना, हमेशा सब कुछ करना, खुद से खाना बनाना, पढ़ाई करना, ये सब बहुत बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। एक आपको पता है पका पकाया चीज़ें मिल जाता है कि UPSC की, जैसे कि इसके मम्मी पापा अगर मदर फादर दोनों IAS ऑफिसर है, तो उनके बच्चे
को IAS बनने में बहुत आसानी होती है एज़ कम्पेयर टू जिनके घर में कोई बैकग्राउंड नहीं, वो बंदा अगर कुछ कर पाता है तो ये बहुत मोटिवेशन की बात है हमारे लिए कि आप मतलब ऐसे बैकग्राउंड से होकर पहले आप अपने घर को पूरा स्टेबल किए, जॉब करते रहे, जॉब के साथ साथ आपने ये निकाला। और अब देखिएगा मैं आपका जल्द ही दोबारा भी इंटरव्यू लूँगी। मुझे पता है जब ये UP PCS में SDM बन के आएंगे तब फिर मैं इनका इंटरव्यू लूँगी और आपको फिर से मोटिवेट करवाऊँगी। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको यहाँ आने के लिए और अपना कीमती समय दे के पूरे कैंडिडेट्स को गाइड करने के लिए। और आपको दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। और कोई भी आपको MTS से रिलेटेड क्वेरी होगी, कमेंट्स होंगे तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।